तो बच्चों हम फ्लेमिंगो बुक की 6th पोएम पढ़ रहे थे जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। लास्ट वीडियो में हमने पोएम कंप्लीट समझ ली थी, पोएम के तीनों स्टेंजाज हमने अच्छे से पढ़ लिए थे, उनकी एक्सप्लेनेशन हमने समझ ली थी। इस वीडियो में बच्चों हम इस पोएम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले हम एक बार इस पोएम की समरी पढ़ेंगे ताकि कंप्लीट पोएम हम एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ द पोएम। तो सबसे पहले एक बार हम जानते हैं फिर से इस पोएम की समरी। Aunt Jennifer's tigers pranced and jumped across a screen। तो बच्चों पोएम में हमने पढ़ा था कि जो आंट जेनिफर हैं उन्होंने एम्ब्रॉयडरी के थ्रू कुछ टाइगर्स बनाए थे, और किस तरह बनाए थे, जो टाइगर्स थे वो प्रेंस कर रहे थे, जंप कर रहे थे, बहुत स्पीडली भाग रहे थे, जंप कर रहे थे उस स्क्रीन में। जो स्क्रीन एम्ब्रॉयडरी करते समय यूज़ होती है, उस स्क्रीन में उन्होंने जो टाइगर्स बनाए थे वो जंप करते हुए बनाए थे, रनिंग करते हुए बनाए थे, जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे, फुल ऑफ लाइफ थे, फुल ऑफ एनर्जी थे। ऐसे टाइगर्स उन्होंने बनाए थे। दे आर ब्राइट कलर्ड लाइक द शाइनिंग येलो टोपाज। और उनका कलर कैसा था, जैसे टोपाज होता है, बिल्कुल ब्राइट शाइनिंग येलो कलर का, सेम ऐसा ही कलर था उन टाइगर्स का। शी क्रिएट्स देम थ्रू हर ओन हैंड्स। और आंट जेनिफर ने वो टाइगर्स खुद अपने हाथों से बनाए थे। तो ये जो बात है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आंट जेनिफर ने खुद उन टाइगर्स को क्रिएट किया था। और क्यों किया था, हमने पोएम में पढ़ा था क्योंकि खुद की लाइफ जैसी थी बिल्कुल उसके ऑपोजिट टाइगर उन्होंने क्रिएट किए थे। और ऐसा क्यों किया था, क्योंकि वो खुद चाहती थी वैसी लाइफ जीना जैसा कि उन्होंने टाइगर के थ्रू हम सबको बताना चाहा। तो वो खुद वैसी लाइफ नहीं जी पाई थी, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो भी फ्री हो, फियरलेस हो, आराम से इधर उधर घूमे, एक बहुत अच्छी लाइफ वो जिए, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाई थी। तो अपनी उस इच्छा को उन्होंने उस एम्ब्रॉयडरी के थ्रू एक्सप्रेस किया था। दे डोंट फियर द मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री। तो वो जो टाइगर्स उन्होंने बनाए थे वो बिल्कुल फियरलेस थे, उनके मन में बिल्कुल भी डर नहीं था, हंटर्स के लिए भी, यानी कि जो लोग उन्हें हंट करने के लिए आते थे उनसे भी वो बिल्कुल भी नहीं डरते थे, बिल्कुल फियरलेस वो टाइगर्स थे। आंट जेनिफर्स हैंड्स आर मूविंग अबाउट हर वूल। और जो आंट जेनिफर थी वो उस वूल से, वो थ्रेड जिसे एम्ब्रॉयडरी करते हैं, उस थ्रेड से अपने हाथों को मूव करते हुए एम्ब्रॉयडरी करती थी। बट द मूवमेंट इज़ नॉट स्मूथ एंड एफर्टलेस। लेकिन हमने पढ़ा था पोएम में कि वो उनका जो मूवमेंट है हाथों का वो इतना स्मूथ नहीं था, नीडल को पुल करना उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट वो यूज़ करती थी। उनका मूवमेंट एफर्टलेस नहीं था, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स उनको करने पड़ते थे और बहुत हार्डली वो उस नीडल को पुल कर पाती थी। शी स्टिल फील्स टाइड डाउन बाय दैट वेट। और वो ऐसा फील करती थी कि वो जो वेट है, अब कौन सा वेट था, ये जो बर्डन है, जो मैसिव वेट था उनकी मैरिज का, यानी कि उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। उनकी मैरिड लाइफ उनके ऊपर एक बर्डन बन चुकी थी, और वो जो बर्डन था वो ऐसा फील करती थी कि वो हमेशा उस बर्डन में ही बंधी हुई रहेंगी। हर टेरिफाइड हैंड्स विल टेल द होल स्टोरी ऑफ हर अनहैप्पी लाइफ इवन व्हेन आंट इज डेड। और पोएम में हमने पढ़ा था, पोइट ने कहा कि जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी उसके बाद भी उनके हाथ वैसे ही टेरिफाइड रहेंगे जैसे कि वो अब हैं। और यानी कि उनकी डेथ के बाद भी कोई भी देख के बता सकता है कि इनकी पूरी लाइफ कैसी रही होगी, इन्होंने अपनी मैरिड लाइफ किस तरह से स्पेंड की होगी, क्या क्या स्ट्रगल, क्या क्या प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस किया होगा। इनकी डेथ के बाद भी इनको देख के कोई भी इजीली गैस कर सकता है। हार्डशिप्स एंड सफरिंग्स आर द पार्ट्स ऑफ हर मैरिड लाइफ। तो उनकी मैरिड लाइफ बहुत सक्सेसफुल नहीं थी, उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, तो उनको अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप यानी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देखा था, और बहुत ज़्यादा सफरिंग्स उन्होंने फेस की थी, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा पेन्स इन्होंने देखे थे। दीज क्रस्ड हर। और इन सभी सफरिंग्स ने, इन सभी हार्डशिप्स ने क्या किया था, आंट जेनिफर को क्रश कर दिया था। क्रश यानी उनको फिजिकली भी क्रश कर दिया था, दबा दिया था, और मेंटली भी उनकी सारी इच्छाएं, सारी डिज़ायर जो थी वो कहीं ना कहीं दब गई थी। शी इज़ इन द ग्रिप ऑफ वेरी टफ लाइफ। और अब वो ग्रिप में थी, वो जकड़ी जा चुकी थी, पकड़ी जा चुकी थी बहुत टफ लाइफ के द्वारा। तो उनका जो पूरा जीवन था, स्पेशली आफ्टर मैरिज, जो उनकी मैरिड लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी उनके लिए, एक तरह से बहुत टेरिबल लाइफ उन्होंने जी थी। बट द टाइगर्स
she has met in the panel will go on jumping ahead, proud and unafraid। लेकिन ये तो था उनकी खुद की लाइफ, लेकिन इसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी उन्होंने जो टाइगर्स बनाए थे एम्ब्रॉयडरी के थ्रू, वो कैसे बनाए थे? वो टाइगर्स जो उन्होंने बनाए थे वो हमेशा इसी तरह जंप करते रहेंगे और बहुत ही प्राउडली और बिना किसी से डरे, बिल्कुल फियरलेसली वो इधर उधर मूव करेंगे। तो जैसे आंट जेनिफर की लाइफ थी, उन्होंने बिल्कुल उसके कॉन्ट्रेरी एक तरह से जो था वो टाइगर्स की लाइफ को उसमें ड्रॉ किया था। ये तो बच्चों ये थी कंप्लीट पोएम की समरी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट था आंट जेनिफर की लाइफ में और उन टाइगर्स की लाइफ में जिन्हें आंट जेनिफर ने खुद अपने हाथों से ड्रॉ किया था। तो बच्चों आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आई है। अब इस पोएम के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, how do Denizens and Shivalik add to our understanding of the tiger's attitudes? तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने जो दो वर्ड्स पढ़े थे पोएम में डेनिजेंस और शिवरलिक, तो ये दोनों वर्ड्स हमारी अंडरस्टैंडिंग को कैसे बढ़ाते हैं उन टाइगर्स के एटीट्यूड के बारे में। यानी कि दोनों वर्ड्स पढ़ के डेनिजेंस एंड शिवरलिक, ये दोनों वर्ड्स पढ़ के हम टाइगर्स के एटीट्यूड के बारे में और क्या समझ और क्या अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर सकते हैं। आंसर, लाइक ऑल बीस्ट ऑफ प्रे द टाइगर्स आर द डेनिजेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो डेनिजेंस का क्या मतलब था? जैसे कि बाकी सभी बीस्ट होते हैं वाइल्ड एनिमल्स, तो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो कि शिकार करते हैं दूसरे एनिमल्स का, उन सब की तरह जो टाइगर्स हैं वो भी कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। डेनिजेंस कहते हैं किसी जगह पर रहने वाले निवासी। तो जो टाइगर्स हैं वो बाकी दूसरे वाइल्ड एनिमल्स की तरह जंगल के निवासी हैं। दे लिव फार अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट्स, और वो हमेशा ही जो ह्यूमन सेटलमेंट्स होता है जहाँ पे इंसान रहते हैं, इंसानों की बस्ती होती है, उससे वो हमेशा ही फार अवे रहते हैं। तो वो जंगल में रहते हैं, जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट होता है वहाँ से बहुत दूर वो रहते हैं। दे आर कॉल्ड शिवरलिक, और इन टाइगर्स को शिवरलिक भी कहा गया है। दिस इंडिकेट्स द मैजेस्टिक एंड ऑनरेबल पोजिशन दैट दे ऑक्यूपाई इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। और इस वर्ल्ड शिवरलिक का क्या मतलब है? ये वर्ड ये इंडिकेट करता है, ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि वो कितनी ज़्यादा ऐसी पोजीशन होल्ड करते हैं। कैसी पोजीशन? मैजेस्टिक यानी शानदार, और ऑनरेबल यानी रेस्पेक्टफुल, बहुत ज़्यादा सम्मानजनक पोजीशन ये होल्ड करते हैं। किस वर्ल्ड में? एनिमल्स के वर्ल्ड में। तो जो शिवरलिक वर्ड यूज़ किया गया है टाइगर्स के लिए, वो ये शो करता है कि सभी एनिमल्स के बीच में जो टाइगर्स की पोजीशन है वो कितनी मैजेस्टिक है। जब वो चलते हैं तो वो कितना प्राउडली चलते हैं, कितना फियरलेसली वो चलते हैं, वो किसी से नहीं डरते, और एक बहुत ऑनरेबल पोजीशन उनकी वो अपनी होल्ड करते हैं। सो द यूज़ ऑफ द वर्ड्स डेनिजेंस एंड शिवरलिक एड्स टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड्स। इसीलिए जो दोनों वर्ड्स हैं डेनिजेंस एंड शिवरलिक, ये दोनों वर्ड हमारी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। किसके बारे में? टाइगर के एटीट्यूड के बारे में। तो डेनिजेंस वर्ड से हमें क्या पता चलता है? कि वो जंगल में रहते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट से बहुत दूर रहते हैं। और इसी तरह से शिवरलिक वर्ड हमें ये बताता है कि वो कितनी प्राउडली, कितने फियरलेसली मूव करते हैं, और सभी एनिमल्स के बीच में उनकी कितनी सुप्रीम पोजीशन वो होल्ड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool in the second stanza? Why is she finding the needle so hard to pull? तो सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बच्चों कि जो आंट जेनिफर की हैंड थे, हमने पढ़ा था पोएम में कि पोइट ने लिखा था कि उनके जो हैंड थे वो फ्लटर करते थे, शेक करते थे, कांपते थे। तो आपको क्यों लगता है कि उनके जो हैंड्स थे वो क्यों शेक करते थे? और सेकेंड हमें ये बताना है कि वो जो आइवरी नीडल को पुल करती थी, उसको पुल करना भी उनके लिए इतना हार्ड क्यों था? वो इतनी मुश्किल से उस बिल्कुल लाइट वेट नीडल को पुल कर क्यों किया करती थी? तो हमें बताना है कि उनके हैंड क्यों शेक किया करते थे और नीडल को पुल करना उनके लिए इतना हार्ड क्यों था।
आंसर, आंट जेनिफर इज वीविंग टाइगर्स ऑन दी पैनल। तो जो आंट जेनिफर थी वो एम्ब्रॉयडरी के द्वारा अपने पैनल पे, अपनी स्क्रीन पे टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी बना रही थी। हर हैंड्स आर मूविंग अबाउट हर वूल, और ऐसा करते समय उनके जो हैंड्स थे वो थ्रेड को मूव करते थे। शी इज़ फाइंडिंग द नीडल क्वाइट हार्ड टू पुल, लेकिन ये करना उनके लिए इतना ईजी नहीं था। नीडल को पुल करना उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था। द वेट ऑफ ईयर्स ऑफ हर मैरिड लाइफ इज लाइंग हैवी ऑन हर हैंड, और ऐसा इसलिए था कि उनके जो हैंड्स थे वो हैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट था, और वो वेट किसका था? उनकी मैरिड लाइफ का। और मैरिड लाइफ के वेट का क्या मतलब है? उनकी मैरिड लाइफ की वजह से उन्होंने जो जो प्रॉब्लम्स, सफरिंग्स और पेन अपनी लाइफ में फेस किया था, अपनी लाइफ में फील किया था, वो सब उनके लिए एक तरह से बर्डन था, और उस बर्डन की वजह से उनके हाथ जो थे वो शेक करते थे, यानी कि वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डरती थी। उस डर की वजह से उनके हाथ शेक होते थे, और उस नीडल को पुल करना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था। दिस मेक्स द पुलिंग ऑफ द नीडल सो हार्ड, और इसी वजह से उस नीडल को पुल करना उनके लिए इतना ज़्यादा हार्ड हो गया था। तो इस चीज़ का रीज़न कि क्यों वो नीडल को पुल करना उनके लिए हार्ड था और क्यों उनके हाथ जो थे वो शेक करते थे, इसका आंसर ये है कि उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, और बहुत ज़्यादा बर्डन वो फील करती थी। अपने हस्बैंड से वो बहुत ज़्यादा डरा करती थी, और इसीलिए उनके हाथ शेक होते थे, और एक इतनी पतली सी छोटी सी लाइट वेट नीडल को पुल करना भी उनके लिए इतना ज़्यादा हार्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? तो पोइम में हमने एक फेज पढ़ी थी massive weight of uncle's wedding band। तो ये फेज से आप क्या सजेस्ट करते हैं, आप क्या चीज़ जो समझ पाते हैं इस फेज का क्या मतलब है? आंसर, it suggests the weight of the harsh and tough experience of Aunt Jennifer's married life। तो इसका मतलब है कि आंट जेनिफर की जो मैरिड लाइफ थी उस लाइफ में उनके जो एक्सपीरियंस थे वो बहुत ज़्यादा हार्श थे, बहुत ज़्यादा टफ थे, यानी उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस फील किए थे। द इमेज इज़ क्वाइट सजेस्टिव, और ये जो फ्रेज़ है ये बहुत ज़्यादा सजेस्टिव है। इसको पढ़ के हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल, कितनी ज़्यादा अनसक्सेसफुल उनकी मैरिड लाइफ थी। द वेडिंग बैंड इन सिम्बॉलिक, और जो वर्ड यूज़ किया गया है वेडिंग बैंड, ये बहुत ही सिम्बॉलिक वर्ड है। इट रिप्रेजेंट्स द अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ मैरिज बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ। तो वैसे तो वेडिंग बैंड किसके लिए आया था? वेडिंग रिंग के लिए, लेकिन ये बहुत सिंबॉलिक वर्ड है, और ये रिप्रेजेंट करता है किसे? जो अनब्रेकेबल एक बॉन्ड होता है, एक अनब्रेकेबल कनेक्शन होता है, किसके बीच? हस्बैंड और वाइफ के बीच। तो ये जो वर्ड है वेडिंग बैंड, ये बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक वर्ड है। ये रिप्रेजेंट करता है कि आफ्टर मैरिज जो वाइफ और हस्बैंड होते हैं उनका जो बॉन्ड होता है वो कितना अनब्रेकेबल होता है, लेकिन उस बॉन्ड की वजह से ही, उस मैरिज रिंग की वजह से ही आंट जेनिफर की जो लाइफ थी वो उनके लिए एक बर्डन बन के रह गई थी। उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और पेन फील किए थे, फेस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, of what or whom is Aunt Jennifer terrified in the third stanza? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि थर्ड स्टेंजा में हमने पढ़ा था कि आंट जेनिफर बहुत ज़्यादा डरा करती थी। तो हमारा क्वेश्चन है कि आंट जेनिफर ऑफ वॉट, किससे डरा करती थी, किस चीज़ से, या फिर और whom, या फिर किस व्यक्ति से। तो किस चीज़ के लिए या किस व्यक्ति के लिए आंट जेनिफर के मन में इतना डर था? आंसर, in the third stanza the poet refers to Aunt Jennifer's terrified hands। तो थर्ड स्टैंजा में हमने पढ़ा था, पोइट ने रेफर किया था आंट जेनिफर के टेरिफाइड हैंड्स को। द ओल्ड अनहैप्पी मेमोरीज आर स्टिल फ्रेश इन हर माइंड। तो आंट जेनिफर की जो लाइफ थी उस लाइफ में उन्होंने बहुत बैड एक्सपीरियंस किए थे, और उनकी जो मेमोरीज थी वो भी कोई हैप्पी मेमोरीज नहीं थी। उनकी सारी यादें जो थी वो भी बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थी, और ये सारी मेमोरीज उनके माइंड में बिल्कुल अभी भी फ्रेश थी।
शी हैड पास थ्रू द हॉरिबल टाइम्स ड्यूरिंग हर मैरिड लाइफ, और अपनी मैरिड लाइफ में उन्होंने बहुत ज़्यादा हॉरिबल टाइम देखा था, बहुत ज़्यादा टेरिबल टाइम, बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंसेस उन्होंने किए थे। दीज ऑर्डिल्स क्रस्ड एंड सप्रेस्ड हर, तो ये जितने भी ऑर्डिल, जितना भी ये बैड एक्सपीरियंस, जितना भी ये टफ टाइम था, इन्होंने क्या किया, आंट जेनिफर को क्रश कर दिया था, सप्रेस कर दिया था, नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली। तो फिजिकली तो वो इतनी ज़्यादा सफ़र कर रही थी, मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा क्रस्ड हो गई थी, अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी हैप्पीनेस उन्होंने खो दी थी। देयर इफेक्ट इज स्टिल विजिबल, और इस सब का जो असर था वो कोई भी देख सकता था, वो विजिबल था, यानी कि कोई भी आराम से देख सकता था कि आंट जेनिफर किस तरह की लाइफ जी रही हैं। सो शी इज स्टिल रिंग्ड विद दोज ऑर्डिल्स दैट डोमिनेटेड हर लाइफ, तो वो अभी भी उन सारे ऑर्डिल्स के से घिरी हुई थी, वो ऑर्डिल्स जिन्होंने उनकी पूरी लाइफ को अब तक डोमिनेट किया था, कंट्रोल किया था। तो वो किस चीज़ से डरी थी, वो डरी हुई थी उन सभी ऑर्डिल से, उन सारे बैड एक्सपीरियंस से, उन सारे टफ टाइम से जो उन्होंने इतने टाइम अपनी मैरिड लाइफ में देखा है, किस तरह से उनके हस्बैंड उनको डोमिनेट करते थे, उनको कंट्रोल करते थे, अपने कंट्रोल में उन्हें रखा करते थे, और इसी वजह से उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी, बहुत ज़्यादा टफ और हॉरिबल थी। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आंट जेनिफर के जो हैंड थे वो कैसे थे, टेरिफाइड हैंड्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? Why is it significant that the poet uses the word ringed? What are the different meanings of ringed in the poem? तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आंट जेनिफर जिन जिन ऑर्डिल से सराउंड थी, जिन जिन ऑर्डिल से वो घिरी हुई थी, वे ऑर्डिल्स क्या क्या थे। सेकंड हमें ये बताना है कि जो पोएम में वर्ड यूज़ किया गया है रिंग्ड, वो ये वर्ड इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। और नेक्स्ट हमें ये बताना है कि जो वर्ड है रिंग्ड, इसके क्या क्या डिफरेंट मीनिंग्स इस पोएम में यूज़ किए गए हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि आंट जेनिफर जिन ऑर्डिल से घिरी हुई थी, जिन बैड एक्सपीरियंस से घिरी हुई थी, वो बैड एक्सपीरियंस क्या थे। नेक्स्ट में बताना है कि जो पोएम में वर्ड यूज़ किया गया है रिंग्ड, वो इतना सिग्निफिकेंट, इतना सिम्बॉलिक, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, और इस रिंग्ड वर्ड के क्या क्या डिफरेंट मीनिंग्स इस पोएम में यूज़ किए गए हैं। आंसर, The poem addresses the experiences of marriage in the midst of constrictions। तो ये जो poem है ये एड्रेस करती है, यानी कि ये poem हमें बताती है किस बारे में, कि एक मैरिज में जो जो एक्सपीरियंस होते हैं, और कैसे एक्सपीरियंस जो कि किस दौरान हमें मिलते हैं। कंस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है जितने भी बाउंडेशंस होते हैं, जो भी प्रेशर एक मैरिज में होता है, जिस भी तरह का कंट्रोल एक मैरिज में होता है, तो उस वजह से क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं इस बारे में इस पोएम में बताया गया है। द वर्ड रिंग्ड इज सिग्निफिकेंट, और ये जो वर्ड है रिंग्ड, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इट सजेस्ट दैट द विशियस ग्रिप ऑफ हर अनहैप्पी मैरिड लाइफ इज स्टिल होल्डिंग हर टाइटली। और ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये वर्ड ये बताता है कि उनको मैरिड लाइफ में जो अनहैप्पी एक्सपीरियंस मिले थे, जो जो बैड एक्सपीरियंस मिले थे, उन एक्सपीरियंस की जो ग्रिप है, जो होल्ड है, और वो ग्रिप कैसी है, विशियस यानी जो इतनी बुरी ग्रिप है, वो ग्रिप अभी भी उनको होल्ड करी हुई है, और कैसे, बहुत ज़्यादा टाइटली। तो ये जो रिंग वर्ड है ये बताता है कि जो रिंग है ये उनके हाथ में फिक्स हो गई है, और जब तक ये रिंग उनके हाथ में है तब तक उनकी लाइफ के जो बैड एक्सपीरियंस है, जितनी भी ऑर्डिल्स है, इसकी ग्रिप वो हमेशा अपने ऊपर फील करेंगी, बिल्कुल ऐसे जैसे उनके हाथ के ऊपर एक बहुत मैसिव बर्डन, एक मैसिव वेट रख दिया गया है। तो ये जो रिंग वर्ड है रिप्रेजेंट करती हैं उनकी मैरिड लाइफ को, जो कि बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी उनके लिए, जिसमें उन्होंने बहुत सफरिंग्स देखी थी, बहुत पेन फील किया था। और ये भी बताती है कि जिस तरह से ये पूरी लाइफ उनके लिए बर्डन बन चुकी है, और ये रिंग उनके लिए एक तरह से बर्डन को ये रिप्रेजेंट करती है, इसलिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है ये वर्ड रिंग्ड।
द वर्ड रिंग्ड हैज़ बिन यूज्ड इन 2 वेज, और इसके डिफरेंट मीनिंग्स क्या क्या है। इस पोएम में रिंग्ड वर्ड को 2 तरह से यूज़ किया गया है। फर्स्ट इज़ द कन्वेंशनल यूज़, जो फर्स्ट यूज़ है वो तो जो ट्रेडिशनल यूज़ अभी तक हम पढ़ते आए हैं रिंग का वही है। हेयर रिंग इज़ अ सिंबल ऑफ सेक्रेड बॉन्ड ऑफ मैरिज, और वो यूज़ क्या है, रिंग का क्या मतलब होता है, मैरिज रिंग का, जो एक पवित्र बॉन्ड है मैरिज का, यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो बॉन्ड है उसे रिप्रेजेंट करती है ये मैरिज रिंग। द अदर इज़ द फिगरेटिव यूज़ ऑफ रिंग, और जो सेकंड यूज़ है रिंग का वो है फिगरेटिव यूज़, यानी कि एक सिंबॉलिक यूज़। इट मीन्स, और ऐसे में रिंग जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसे, अनसर्किल्ड और सराउंडेड। रिंग का मतलब है एक तरह से सर्कल कर रखा है, आंट जेनिफर को घेर रखा है ऑडिल्स ने। तो रिंग वर्ड के 2 मतलब हैं, एक मतलब तो है वेडिंग बैंड यानी कि वेडिंग रिंग, और सेकंड रिंग का मतलब है अनसर्कल करना, किसी को घेरना, सराउंड करना। और वो किन ऑडिल से घिरी हुई थी, इन्हीं ऑडिल्स, उनकी जो मैरिड लाइफ थी बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी उनके लिए, और इन्हीं ऑडिल्स, इन्हीं बैड एक्सपीरियंस से वो घिरी हुई थी। Next question, why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? What might the poet be suggesting through this difference? तो next question है हमारा कि जो आंट जेनिफर ने जो ये एनिमल्स बनाए थे, जो टाइगर्स बनाए थे, वो टाइगर्स उनके खुद के कैरेक्टर से कितने डिफरेंट थे। हमने पोएम में आंट जेनिफर का कैरेक्टर भी पढ़ा, और साथ में हमने जो उन्होंने टाइगर्स बनाए थे हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी, और हमने देखा कि दोनों के कैरेक्टर में कितना ज़्यादा डिफरेंस था। तो हमसे यही पूछा गया है कि आंट जेनिफर ने अपनी खुद की लाइफ, अपनी खुद के कैरेक्टर से बिल्कुल ऑपोजिट एनिमल्स क्यों बनाए थे, और साथ ही हमें ये बताना है कि उन दोनों के कैरेक्टर में जो डिफरेंस था उस डिफरेंस को दिखा के जो पॉइट है वो क्या बात बताना चाहते हैं, वो क्या आइडिया प्रेजेंट करना चाहते हैं। आंसर, द टाइगर्स आर प्रेंसिंग। तो उन दोनों कैरेक्टर के बीच में आंट जेनिफर का कैरेक्टर और टाइगर का जो कैरेक्टर था, दोनों की जो लाइफ थी उसके बीच में डिफरेंस क्या क्या था। जो टाइगर्स थे वो तो प्रेंसिंग थे, वो प्रेंसिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, वो फुल ऑफ लाइफ थे, फुल ऑफ एनर्जी थे, वो फ्री थे, वो फ्रीली मूव कर रहे थे, जंप कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे। दे पेस इन स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी, और वो कैसे चल रहे थे, वो बिल्कुल ग्रेसफुली, बहुत एलिगेंट वे से और बहुत बहादुरी के साथ, बिना किसी से डरे, इस तरह से उनकी चाल थी। दे डू नॉट फेयर द मैन बीनीथ द ट्री, और यहाँ तक कि जो आदमी उनको हार्म करने के लिए आए थे, उनको हर्ट करने के लिए आए थे, उनको हंट करने के लिए आए थे, उन हंटर से भी वो बिल्कुल भी नहीं डरते थे। तो लायंस जो टाइगर्स आंट जेनिफर ने बनाए थे वो कैसे थे, वो बहुत ब्रेव थे, बहुत प्राउड थे, और उनके मन में किसी का भी डर नहीं था। दस दे आर सिंबल्स ऑफ स्ट्रेंथ, फियर्सनेस एंड ब्यूटी, और इस तरह से जो टाइगर्स थे वो सिंबल थे, वो रिप्रेजेंट करते थे किसे, स्ट्रेंथ को, यानी कि जो हमारी ताकत होती है, हमारी स्ट्रेंथ होती है, जो हमारी निडरता होती है, और जो ब्यूटी होती है उसे रिप्रेजेंट करते थे वो टाइगर्स। आंट जेनिफर ऑन दी अदर हैंड, अब आंट जेनिफर का कैरेक्टर, उनकी लाइफ कैसी थी, तो दूसरी तरफ जो आंट जेनिफर थी इज़ वीक एंड टेरिफाइड। उनको पोएम में कैसे दिखाया गया है कि वो बहुत ज़्यादा वीक हैं और बहुत ज़्यादा वो डरी हुई हैं। हर हैंड्स आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू पुल थ्रू हर वूल, और वो इतनी ज़्यादा वीक है कि वो जो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो जो थ्रेड है उस थ्रेड को पुल करना भी उनके लिए कितना ज़्यादा हार्ड है। द मैसिव वेट ऑफ द वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली ऑन हर हैंड, और उनकी जो मैरिड लाइफ है वो उनके लिए एक वेट बन चुकी थी, एक बर्डन बन चुकी थी, और वो जो मैसिव वेट था उस वेट को वो हमेशा अपने हाथ पे फील करती थी। हर टेरिफाइड हैंड्स आर स्टिल रिंग्ड बाय द ऑर्डिल्स ऑफ मैरिड लाइफ, और उनकी जो जितने भी ऑर्डिल्स थे, जितने भी बैड एक्सपीरियंसेस थे मैरिड लाइफ के, उन एक्सपीरियंसेस को वो हमेशा फील किया करती थी। द कॉन्ट्रास्ट, और ये जो कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है आंट जेनिफर की लाइफ में और टाइगर्स की लाइफ में, ये कॉन्ट्रास्ट इसलिए शो किया है पोइट ने ताकि वो हाइटन्स द इंटेंसिटी, ताकि वो अपने आइडिया की इंटेंसिटी को और ज़्यादा हाइटन कर सके, और ज़्यादा क्लियरली और बहुत ही स्ट्रॉन्गली वो अपना पॉइंट हमारे सामने प्रेजेंट कर सके। इसीलिए उन्होंने इतने कॉन्ट्रेरी दो कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। एक तरफ आंट जेनिफर जो बहुत वीक, बहुत टेरिफाइड है, जिनके
लाइफ में कोई एनर्जी नहीं है, किसी भी तरह का एंथुजियाज्म नहीं है, और दूसरी तरफ टाइगर्स हैं जो फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी हैं, जिनके मन में किसी का भी डर नहीं है, यहाँ तक कि जो उनको हंट करने के लिए आते हैं, उनको नुकसान पहुँचाने के लिए आते हैं, वो उनसे भी नहीं डरते। और आंट जेनिफर अपनी पूरी लाइफ में अपने हस्बैंड से डरी रही, उनके कंट्रोल में रही। तो जो डिफरेंस क्रिएट किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि पोएट अपने आइडिया को और स्ट्रांगली हमारे सामने रख सके, अपनी आइडिया की इंटेंसिटी को और ज़्यादा हाइटन कर सके। और इसीलिए आंट जेनिफर ने इतने डिफरेंट कैरेक्टर, अपनी लाइफ से इतनी डिफरेंट लाइफ वाले एनिमल्स उन्होंने बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरप्रेट द सिम्बल्स फाउंड इन द पोएम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है इस पोएम में जो जो सिम्बल्स यूज़ किए गए हैं, क्या क्या सिंबल हैं, हमें इस पोएम में वो बताने हैं। आंसर, एड्रिन रिच's आंट जेनिफर टाइगर्स इज रिच इन सिम्बॉलिज्म। तो जो पोइट हमारे एड्रिन रिच, उनकी जो ये पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर, ये पोएम सिम्बॉलिज्म में बहुत रिच है, यानी बहुत सारे सिम्बल्स इस पोएम में यूज़ किए गए हैं। द मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड सिम्बोलाइजेज ऑर्डेल्स, हार्डशिप्स एंड वरीज ऑफ मैरिड लाइफ। और वो क्या क्या सिम्बल्स हैं, तो जो हमने फ्रेज़ पढ़ी थी द मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड, ये फ्रेज़ सिम्बोलाइज करती है, रिप्रेजेंट करती है किसे, मैरिड लाइफ में जो जो ऑर्डिल्स होती हैं, जो जो हार्डशिप्स होती हैं और जो जो वरीज होती हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करता है क्या, ये मैसिव वेट। तो जो मैसिव वेट है वो रिप्रेजेंट करता है, वेट किस चीज़ का है, जो मैरिड लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस है, हार्डशिप है, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया गया है मैसिव वेट। इसी तरह से टेरिफाइड हैंड्स एंड रिंग्ड विथ ऑर्डिल्स, ये जो फ्रेज यूज़ की गई हैं also indicate those unpleasant experiences that are still clinging to Aunt Jennifer physically and mentally। तो इसी तरह से जो terrified hands हैं और ringed with ordeals, ये जो words हैं, ये वर्ड इसलिए यूज़ किए गए हैं, ये वर्ड इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं उन एक्सपीरियंसेस को जो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट हैं और जो अभी भी आंट जेनिफर के साथ क्लिंग यानी अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, कैसे, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो आंट जेनिफर की लाइफ में जो जो एक्सपीरियंस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस हैं और जो अभी भी उनके साथ अटैच्ड हैं, जिनको वो अभी भी फील कर सकती हैं, और ये बैड एक्सपीरियंस उनको फिजिकली भी हुए थे और मेंटली भी हुए थे, उन सभी एक्सपीरियंसेस को शो करती है। तो इस तरह से पोएम में बहुत सारे सिंबल्स यूज़ किए गए हैं कुछ आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर, वॉट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवार्ड्स आंट जेनिफर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमसे पूछा गया है कि हमने जब आंट जेनिफर का कैरेक्टर पढ़ा, आंट जेनिफर को जाना, तो क्या हमारे मन में उनके लिए किसी भी तरह की सहानुभूति पैदा हुई, क्या हम आंट जेनिफर के कैरेक्टर से सहानुभूति रखते हैं। साथ ही हमें ये बताना है कि जो स्पीकर है उनका क्या एटीट्यूड था आंट जेनिफर के लिए, यानी कि पोएम लिखते समय स्पीकर ने आंट जेनिफर के कैरेक्टर को किस तरह से प्रेजेंट किया है, उनका एटीट्यूड कैसा था आंट जेनिफर के कैरेक्टर के लिए। आंसर, यस वी डू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर। तो हमारा आंसर है कि हाँ, पोएम पढ़ने के बाद हमारे मन में आंट जेनिफर के लिए बहुत ज़्यादा सहानुभूति क्रिएट हो जाती है। शी हैज़ एक्सपीरियंस्ड हार्डशिप्स एंड ऑर्डेल्स ड्यूरिंग हर मैरिड लाइफ। और हमारे मन में सिंपैथी क्यों है, क्योंकि पोएम पढ़ने पे हमें पता चला कि जो आंट जेनिफर है उन्होंने अपनी पूरी मैरिड लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप, बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस किए थे और बहुत सारा टफ टाइम उन्होंने देखा था। द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर इज इक्वली सिंपैथेटिक। और जितनी सिंपैथी हमारे मन में क्रिएट होती है, उतना ही सिंपैथेटिक एटीट्यूड किसका है, स्पीकर का है। यानी कि हमारे मन में भी सिंपैथी है आंट जेनिफर के लिए, और जो स्पीकर है वो भी आंट जेनिफर के लिए उतने ही सिंपैथेटिक है इस पोएम में। तो हमारे मन में सिंपैथी इसलिए है क्योंकि उनकी मैरिड लाइफ में उन्होंने बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस किए थे और उनकी मैरिड लाइफ उनके लिए बहुत ज़्यादा टेरिबल थी, वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी, पूरी लाइफ वो अपने हस्बैंड के कंट्रोल में रही, उनके डोमिनेशन में रही। इसीलिए हमारे मन में एक नेचुरल सिंपैथी क्रिएट हो जाती है आंट जेनिफर के कैरेक्टर के लिए।
The poet gives many suggestive images and symbols to present an old lady who has passed through painful experiences as well as unpleasant and terrifying time during her married life। तो इस पोएम में जो पोइट हैं उन्होंने बहुत सारे इमेजेस हमें प्रेजेंट की हैं और बहुत सारे सिंबल्स उन्होंने प्रेजेंट किए हैं ये बताने के लिए कि ये जो ओल्ड लेडी हैं आंट जेनिफर, इनकी जो मैरिड लाइफ थी उसमें उन्होंने बहुत सारे पेनफुल एक्सपीरियंसेस फेस किए थे और बहुत सारे अनप्लीजेंट और टेरिफाइंग टाइम उन्होंने देखा था। तो बहुत सारे सिंबल्स को यूज़ करके पोइट ने हमारे दिमाग में ये आइडिया अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो कितनी ज़्यादा टफ थी, उनके जो एक्सपीरियंस थे वो कितने ज़्यादा पेनफुल थे और उन्होंने कितना टफ, अनप्लीजेंट और टेरिफाइंग टाइम अपनी मैरिड लाइफ में देखा था। तो ये सब पढ़ने के बाद बहुत ही नेचुरल है कि हमारे मन में भी एक सिंपैथी क्रिएट हो जाती है आंट जेनिफर के कैरेक्टर के लिए। हम भी चाहते हैं कि उनको अपनी लाइफ में थोड़ी हैप्पीनेस मिलती, थोड़ी खुश वो अपनी लाइफ में रहती। तो जिस तरह से पोइट ने उनके कैरेक्टर को प्रेजेंट किया है वो कैरेक्टर पढ़ने के बाद हमारे मन में उनके लिए सिंपैथी क्रिएट हो जाती है और जो स्पीकर हैं वो भी इक्वली ही सिंपैथेटिक थे आंट जेनिफर के कैरेक्टर के लिए। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे इस पोएम के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको ये कंप्लीट पोएम, इसकी एक्सप्लेनेशन और साथ ही सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। इस तरह से बच्चों हमारी जो फ्लेमिंगो बुक है उसका प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारी सेकेंड बुक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।